आज की कहानी बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। यह कहानी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 7 जनवरी 2020 को श्वेता अपने फ्लैट पर घर के काम में बिजी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने घर की डोरबेल बजाई तो वह चौंक गई। और जब श्वेता ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे वह अच्छी तरह से जानती थी। इसके बाद श्वेता ने उसको अंदर बिठाया और उसका हालचाल पूछा। फिर श्वेता उसके लिए चाय बनाकर लाई। लेकिन श्वेता को बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को उसने अपना समझकर घर के अंदर बुलाकर बैठाया था वो असल में ऐसा शैतान था जो आज उसके घर के किसी और इरादे से आया था। चाय पीने के बाद उस व्यक्ति ने मौका पाकर किचन में रखे अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। श्वेता चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां इसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर पर उस समय श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का बेटा श्रेयम था, जो अंदर रूम में लेटा हुआ था। और हमला इतना अचानक हुआ था कि श्वेता को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया था। इसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास हर रोज की तरह घर में काम करने वाली बाई पूजा रोहित तिवारी के फ्लैट के अंदर काम करने के लिए पहुंची। उसने डोरबेल बजाई तो मालकिन श्वेता तिवारी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर कोई आवाज सुनाई दी। फिर जब पूजा ने दरवाजे को थोड़ा अंदर की ओर ढकेला तो दरवाजा खुल गया और जैसे ही काम वाली बाई पूजा कमरे के अंदर पहुंची तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर पलंग पर श्वेता तिवारी की लाश पड़ी थी और उसके चेहरे पर खून ही खून को देखकर पूजा चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकली और आस पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। अचानक इस हत्या की खबर से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने थाना प्रताप नगर पुलिस को सूचना दी। एक पोस्ट सोसाइटी के फ्लैट में हत्या की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने यह खबर वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। इसके बाद पुलिस पूछताछ में जुट गई। पूछताछ में पता चला कि जिस फ्लैट में हत्या हुई है दरअसल उसमें रोहित तिवारी किराए पर रहता है और रोहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बतौर सीनियर मैनेजर है और उसकी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पर थी। हत्या उसकी पत्नी श्वेता तिवारी की हुई थी, क्योंकि यह मामला हत्या का था और हाई प्रोफाइल भी था। इसीलिए सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीआईजी सुभाष बघेल, ईएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह, इनके अलावा और भी अन्य कई आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया था। इसके बाद पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात रोहित तिवारी को उसकी पत्नी श्वेता की हत्या की सूचना दी तो कुछ ही देर में रोहित भी अपने फ्लैट पर पहुंच गया। रोहित ने फ्लैट के अंदर देखकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि बेड पर पड़ा शव उसकी पत्नी श्वेता तिवारी का ही है, लेकिन उसका 21 महीने का मासूम बेटा श्रेयम कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं है। रोहित ने पुलिस से कहा कि लगता है हत्यारों ने श्रेया की हत्या करने के बाद मेरे बेटे श्रेयम का अपहरण कर लिया है। रोहित की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए, क्योंकि अब तक तो यह मामला श्वेता का हत्या का था, लेकिन जब अचानक श्रेयम के अपहरण की बात सामने आई तो पुलिस अधिकारियों ने हत्या और अपहरण के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल की और श्वेता की शव की बारीकी से जांच करना शुरू कर दी। कमरे के अंदर पड़े बेड पर 32 वर्षीय श्वेता तिवारी का शव पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसका गला भी
रेता गया था। बेड पर खून से सना हुआ चाकू भी पड़ा था और बेड के नीचे अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली भी पड़ी थी। कमरे में रखी टेबल पर चाय के 2 कप भी रखे हुए थे, जिनसे कुछ चाय बची हुई थी। लेकिन घटना स्थल से श्वेता का मोबाइल फोन और उसका बेटा श्रेयम गायब था। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अनुमान यह लगाया कि श्वेता का हत्यारा कोई करीबी ही रहा होगा और जिसके आने पर श्वेता ने दरवाज़ा खोला होगा, फिर उसे कमरे में बिठाकर चाय पिलाई और इसी बीच हत्यारे ने अदरक कूटने वाली मूसली से उसके सिर पर प्रहार करके उसे पलंग पर गिरा दिया होगा। फिर चाकू से उसका गला रेत दिया होगा। इसके बाद वह श्रेयम का अपहरण करके ले गया होगा। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया चाकू और मूसली को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दीवार, फर्श और बेड से फिंगरप्रिंट उठाए। डॉग स्क्वाड और मीडिया वाले भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। रोहित निकला तो सुबह अपने घर से था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसका घर क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और 21 महीने का बेटा श्रेयम लापता हो चुका था। लेकिन जब डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सुराग के लिए खोजी कुत्ते को छोड़ा गया तो खोजी कुत्ता घटना स्थल को सूंघता हुआ भौंकते हुए बाहर निकल गया और रोहित की कार के चक्कर काटने लगा। कुछ देर तक वह रोहित के आसपास ही मंडराता रहा और इससे पुलिस को रोहित पर शक होने लगा था। लेकिन रोहित के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उससे ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की गई। इसके बाद पुलिस ने मृतका श्वेता का शव पोस्टमार्टम के लिए जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिजवा दिया, क्योंकि श्वेता तिवारी का मायका उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर स्थित सर्वोदय नगर में था और ससुराल गांधीनगर दिल्ली में थी। इसीलिए रोहित ने फोन करके श्वेता की हत्या और मासूम श्रेयम के अपहरण की जानकारी अपने माता पिता और ससुराल वालों को दे दी। अपनी बेटी की हत्या की खबर सुनकर श्वेता के पिता सुरेश कुमार और उनकी पत्नी माधुरी घबरा गई और उनके परिवार में कोहराम मच गया। श्वेता के पिता सुरेश कुमार अपनी पत्नी, बेटे शुभम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जयपुर के लिए निकल गए। उस समय तक श्वेता की हत्या की खबर टीवी चैनलों पर भी चलाई जाने लगी थी, जिससे श्वेता के पिता सुरेश कुमार मोबाइल फोन से रास्ते में हत्या की जानकारी लेते रहे। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस हत्या और अपहरण के मामले को बेहद गंभीरता से लिया और उन्होंने 21 महीने के श्रेयम का पता लगाने के लिए 6 थाना प्रभारी, 3 सीओ तथा पुलिस के सैकड़ों जवानों को लगा दिया। यानी एक भारी भरकम पुलिस फोर्स ने डीएसपी राहुल जैन तथा एसपी डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में श्रेयम की तलाश शुरू कर दी। इस हत्याकांड के बारे में पुलिस ने तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ की और कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनके कड़ाई से पूछताछ की और सैकड़ों संदिग्ध नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। लेकिन फिर भी श्रेयम का कोई सुराग नहीं मिला और न ही श्वेता के हत्यारों का। पुलिस रात भर रोहित तिवारी के फ्लैट पर ही खोजबीन में जुटी रही। यह घटना एक पोस्ट सोसाइटी के अपार्टमेंट में हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में मात्र कुछ जगह ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनमें से भी कुछ ही चलते थे। पुलिस ने उस इलाके के 2 किलोमीटर दायरे में लगे हर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में कातिल नजर तो आया, लेकिन उस फुटेज में कातिल का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। हालांकि फुटेज में उसके जूते जरूर नजर आए। पुलिस वाले सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रहे थे। तभी रोहित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो लाख का इंतजाम कर लो। यानी श्रेयम को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती में लाखों रुपयों की मांग की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी
कि यह मैसेज श्वेता के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। इसके बाद रोहित ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। इसके बाद रोहित ने उसी नंबर पर कॉल बैक करके किडनैपर से कहा कि वह फिरौती की रकम देने को तैयार है, लेकिन पहले श्रेयम का चेहरा दिखाएं। लेकिन फोन करने वाले ने चेहरा नहीं दिखाया और फोन काट दिया। इधर सुबह के समय मृतका श्वेता के माँ बाप व अन्य रिश्तेदार भी रोहित के फ्लैट पर पहुंच गए थे। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा और माधुरी मिश्रा ने एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार को बताया कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद रोहित ने ही की है, क्योंकि 5 जनवरी को मोबाइल रिचार्ज न कराने की बात को लेकर रोहित और श्वेता के बीच झगड़ा हुआ था। श्वेता से मारपीट करने के बाद रोहित ने ससुर सुरेश कुमार मिश्रा को फोन किया था। रोहित ने गुस्से में कहा था कि पापा जी, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, लेकिन श्वेता को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगा। सुरेश कुमार ने बताया। इस पर उन्होंने रोहित को समझाने का प्रयास किया तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद सुरेश कुमार ने अपनी बेटी श्वेता को भी फोन करके समझाया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रोहित वास्तव में ही श्वेता की हत्या कर देगा। और फिर जिस तरह से रोहित बार बार अपनी बेगुनाह का सबूत दे रहा था और वह हत्या के समय अपनी मौजूदगी ऑफिस में बता रहा था, उससे पुलिस का शक रोहित पर बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद जनवरी 2020 को दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पता चला कि रोहित के फ्लैट के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा है। शव एक कपड़े में लिपटा हुआ था और लाश की हालत से पता चल रहा था कि सेयम का भी श्वेता की तरह ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। इसके बाद रोहित जब पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा तो अपने बेटी की लाश को देखकर वह जमीन पर गिर गया। यानी जिसको ढूंढने के लिए पुलिस के 100 से ज्यादा जवान पसीना बहा रहे थे, उसका शव उसी के घर के पीछे झाड़ियों में पड़ा था। श्रेयम के शव को देखकर सुरेश कुमार मिश्रा और उसकी पत्नी माधुरी मिश्रा भी रोने लगी। उसके बेटे शुभम ने उसका धैर्य बंधाया। श्रेयम की हत्या सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीएसपी राहुल जैन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा कि मां के बाद बेटे की हत्या दिल को झकझोर देने वाली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, ऐसे क्रूर हत्यारों को वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने श्रेयम का शव भी पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिजवा दिया। 3 डॉक्टरों ने एक पैनल ने श्वेता और उसके मासूम बेटे श्रेयम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद उस दोनों के शव को श्वेता के पति रोहित के बजाय श्वेता के माता पिता को सौंप दिए गए। सुरेश कुमार मिश्रा उन दोनों का शव लेकर सर्वोदय नगर कानपुर स्थित अपने घर पहुंचे और वहां भैरव घाट पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार का दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। उधर दोहरे हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस ने श्वेता के पति रोहित तिवारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और उससे सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर लेकर गई, जहां रोहित की ड्यूटी थी, और घटना वाले दिन यानी 7 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पता चला कि उस दिन रोहित तिवारी सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था और अपनी पत्नी की हत्या की सूचना मिलने के बाद ही वह एयरपोर्ट से अपने घर को निकला था। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि घटना के समय रोहित एक मीटिंग में मौजूद था और उसके मोबाइल की लोकेशन भी दिन भर एयरपोर्ट पर ही थी। यानी सारे सबूत रोहित के पक्ष में जा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन उदयपुर पुलिस को पूरा यकीन था कि इस दोहरे हत्याकांड में कहीं न कहीं रोहित का हाथ जरूर है। लेकिन जब पुलिस ने रोहित के साथ कड़ा रुख अपनाया तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए रोहित ने 9 जनवरी को जयपुर की निचली अदालत में अपने वकील दीपक चौहान द्वारा एक पत्र देकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
कोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी को 10 जनवरी को इस केस से जुड़े सभी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। रोहित की इस कार्रवाई से पुलिस बुरी तरह से बौखला गई थी। इसके बाद जिस मोबाइल फोन से रोहित के मोबाइल फोन पर श्रेयम के अपहरण का मैसेज किया गया था, पुलिस उस मोबाइल फोन की जांच में जुट गई। जांच से पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगाती थी, जिसे कोई दूसरा नहीं खोल सकता था। और इसका मतलब यह था कि हत्यारे ने श्वेता का सिम निकालकर किसी दूसरे मोबाइल फोन में डाल दिया था। लेकिन रोहित को मैसेज करते समय उस मोबाइल फोन की लोकेशन जयपुर के सांगानेर में पाई गई थी। इसके बाद पुलिस उस फोन के EMI नंबर के सहारे उस दुकान तक पहुंच गई जहां से वह फोन खरीदा गया था। लेकिन वहां से भी मोबाइल खरीदने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस उस फोन के EMI नंबर को ट्रेस करते हुए मैसेज करने वाली व्यक्ति के घर तक पहुंची, तो पुलिस को उसके घर के सामने वह जूते भी दिखाई दिए जो घटना वाले दिन CCTV में दिखाई देने वाले व्यक्ति ने पहने हुए थे। और इसके साथ यह तो कंफर्म हो गया था कि वो बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंच गए हैं। इस घर में पुलिस ने सौरभ चौधरी नाम के लड़के को अरेस्ट कर लिया। वह सौरभ चौधरी जो रोहित के दोस्त हरी सिंह का साला था। पुलिस ने सौरभ चौधरी को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ शुरू की। इधर श्वेता और श्रेयम के कातिल के पकड़े जाने की खबर हर जगह फैल गई। इसके बाद पुलिस ने सौरभ चौधरी और रोहित का आमना सामना कराया, तो रोहित उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी से कड़ी सजा का मांग करने लगा। लेकिन इधर इल्जाम अपने सर पर आता देख सौरभ भी टूट गया और उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम में डूबे रहने का नाटक करने वाले रोहित ने ही अपनी पत्नी श्वेता और बेटे श्रेयम की हत्या की पूरी कहानी लिखी थी। इसके बाद जब पुलिस ने रोहित से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि रोहित और श्वेता के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, बल्कि समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता ही रहा था। क्योंकि श्वेता को पता चल गया था कि रोहित का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जो पढ़ाई के दौरान रोहित के ही कॉलेज में पढ़ती थी। रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। इस बात का जिक्र उसने अपने करीबी दोस्त हरी सिंह से किया। रोहित की मुलाकात हरी सिंह से किसी जयपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी। हरी सिंह रोहित का दोस्त, गाइड और फिलोसोफर था, जिससे वह हर बात शेयर करता था। हरी सिंह ने रोहित का परिचय अपने साले सौरभ से करवाया और हरी सिंह ने कहा कि उसकी इस प्लान में सिर्फ सौरभ ही मदद कर सकता है। रोहित की पोस्टिंग जयपुर में थी और सौरभ भी वहीं पास में ही सांगानेर में रहता था। वह दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर वहीं से इन दोनों के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने तय किया था कि वह दोनों एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे। यानी जब पिता की हत्या के बाद मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो रोहित बदले में सौरभ की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या कर देगा। रोहित और सौरभ दोनों के परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसीलिए उनमें काफी क्लोज रिलेशंस थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों की पत्नियों को अपने पतियों के इस खौफनाक प्लान के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। पुलिस ने पाया कि 22 दिसंबर को रोहित ने फोन में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। यानी रोहित ने 22 दिसंबर से ही हत्या के इस प्लान को अंजाम देने का पूरा मन बना लिया था। और फिर 10 दिन बाद यानी 3 जनवरी को रोहित और सौरभ एक होटल में मिले। वहीं पर उन्होंने पूरा प्लान बनाया और इस काम के लिए रोहित ने सौरभ को एडवांस भी दिए। सौरभ को प्लान के तहत श्वेता और श्रेयम दोनों को मारकर श्रेयम के शव को कुछ इस तरह से गायब करना था ताकि वह कभी भी पुलिस के हाथ न लगे। और फिर श्वेता के फोन से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग के एंगल में उलझाना था।
घटना के दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर हाल में ऑफिस में ही दिखे और इस बात को साबित करने के लिए उसके पास हर तरह के सबूत और कई सारे गवाह तो थे। इसीलिए जानबूझकर रोहित ने इस दिन कई सारी मीटिंग रखवा दी और इसी प्लानिंग के कॉन्फिडेंस के चलते वह अपनी सफाई में पुलिस को बार बार उसकी लोकेशन चेक करने को बोलता था। और अब सवाल यह आता है कि आखिर सौरभ ने श्रेयम की बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज क्यों नहीं किया था। दरअसल कातिल जिस परिस्थितियों को दिमाग में रखकर प्लान बनाता है और जब वह घटना को अंजाम देता है तो अक्सर उस समय के हालात उसकी प्लानिंग से अलग हो जाते हैं और यही सौरभ के साथ भी हुआ। सौरभ जब श्रेयम के शव को दफनाने के लिए बाहर निकला तो वह डर गया था कहीं उसे कोई देख न ले और इस वजह से उसने श्रेयम के शव को अपार्टमेंट के पीछे गाड़ियों में फेंक दिया। उसने सोचा था कि वह रात के अंधेरे में आएगा और शव को कहीं दफना देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उससे पहले ही पुलिस फोर्स हर जगह पहुंचकर तलाशी करने लगी थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे एक बाप ने अपने 21 महीने के बच्चे को भी मरवा दिया था। और पुलिस ने जब यह सवाल रोहित से पूछा तो उसने बताया था कि वह अपनी पिछली लाइफ हिस्ट्री को पूरी तरह से डिलीट कर देना चाहता था और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। और अगर वह अपने बच्चे को ना मरवाता तो वह एक नई शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मानना यह था कि कोई भी लड़की बच्चे के रहते हुए उसके साथ शादी नहीं करेगी, उसके साथ घर नहीं बसाएगी। लेकिन इस केस का घटनाक्रम जितना चौंका देने वाला था उससे कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाला उसकी वजह थी। हालांकि इस केस में जयपुर पुलिस की भी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पुलिस के हत्यारों को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 3 दिन तक पुलिस अधिकारी अपने घर नहीं गए और इस केस को मात्र 50 घंटों में ही सुलझा लिया था। लेकिन दुख की बात यह कि सारा सच सामने आने के बावजूद भी आज 4 साल बीत जाने के बाद भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब तक ना तो अपराधियों को कोई कड़ी सजा मिली है और ना ही श्वेता और श्रेयम को इंसाफ मिला। श्वेता के बूढ़े माँ बाप इंसाफ की राह देखते देखते थक गए और अगर बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है तो वह है सिर्फ कोर्ट की। यदि अगर श्रेयम जिंदा होता तो 6 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।